हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टडी सेंटर चैनल में फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज का इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 4 यानी कि हिंदी क्षितिज के उत्साह और अट रही नई कविता दोनों के पूरे 12-13 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघुतरात्मक के। ओके, शुरू करते हैं। पहले से हम इसका कलर बदल लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? कवि ने बादलों को विकल और उन्मन क्यों कहा है? क्या है? कवि ने बादलों को विकल और उन्मन क्यों कहा है? तो भाई इसका उत्तर रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ही है। इसका उत्तर है, आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि बादल बेचैन और अनमने लगते हैं, क्योंकि धरती पर लोग गर्मी और कई समस्याओं से परेशान हैं। ओके, क्या है? आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देख कवि को ऐसा लगता है कि बादल बेचैन हैं, यानी दुखी हैं और अनमने लगते हैं। ओके, क्योंकि धरती पर लोग गर्मी और समस्याओं से परेशान हैं, इसलिए उसको विकल उन्मन कहा है। ओके, अगला प्रश्न है, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा और क्यों कह रहा है? उत्तर है, कवि पूरे बादल को पूरे आकाश को घेरने के लिए कह रहा है। धरती पर लोग गर्मी से त्राई त्राई कर रहे हैं। कवि की इच्छा है कि बादल वर्षा करके आकाश को शांत कर दे और नवजीवन का संचार करे, इसलिए कहता है। ओके, अगला प्रश्न है, कवि ने घनघोर बादलों की तुलना किससे की है? घनघोर यानी बादल छाए हुए हैं, उनकी तुलना किससे की है? इसका उत्तर है, कवि ने बादलों को बच्चों के काले घुंघराले बालों से तुलना की है। उनका कहना है कि ये काले काले बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों की तरह सुंदर हैं, इसलिए उनको क्या कहा है? उन्होंने घनघोर बादलों की तुलना की है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन विकल और उन्मत्त थे और क्यों थे? ओके, उत्तर है, विश्व के सभी लोग विकल और उन्मत्त थे। लोग विकल और उन्मत्त थे क्योंकि धरती पर प्रचंड गर्मी से समस्त प्राणी जगत त्राई त्राई कर रहे थे और वनस्पति सूख गई थी, इसलिए। ओके, अगला प्रश्न है 5वां, बादल को अनंत के घन क्यों कहा है? अनंत के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल को अनंत के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल अनंत आकाश में रहते हैं। उन्होंने संपूर्ण आकाश को घेर रखा है तथा वे जीवनदायक और बरस कर प्राणियों को भीषण गर्मी से राहत देते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, तपते धरा जल से फिर शीतल कर दो, पंक्ति का आज से स्पष्ट करना। इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे अगला प्रश्न है, उत्तर है, ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप और लू से धरती तपती रहती है, जिसे वर्षा काल के बादल आकर शीतल करते हैं। बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक होने से शोषित, पीड़ित और विषमता से ग्रस्त लोगों को सुख शांति प्रदान करता है, यह सुख शांति देता है। ओके, अगला प्रश्न है, कवि ने बादल को नवजीवन वाला क्यों कहा है? कवि ने बादलों को नवजीवन नया जीवन वाला क्यों कहा है? ओके, उत्तर है, कवि ने बादल को पौरुष और क्रांति का प्रतीक बताया है और उसे पीड़ित लोगों को नवजीवन देने वाला बताया है। साथ ही बादल जल वर्षा करके सभी जीवों, पेड़ पौधों और प्रकृति में नवीन चेतना का संचार करता है। कवि ने उसे दोनों तरह से नवजीवन कहा है। ओके, इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। ओके, अगला प्रश्न है भैया, कवि ने बादल को उर्मी विद्युत छवि को किन संदर्भ में जोड़ा है? तो इसका उत्तर है, बिजली की रेखा घने काले बादलों के बीच में नया जीवन देने वाली। जब पूरी प्रकृति गर्मी से परेशान हो जाती है, प्राणी त्राई त्राई करने लगते हैं, तब बादल बरसकर उनमें नई स्फूर्ति और नया जीवन डालते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा है? बादल की उर्मी विद्युत। ओके, अगला 9वां प्रश्न है भाई, उत्साह कविता के माध्यम से निराला जी की क्रांतिकारी चेतना को स्पष्ट कीजिए। अब देखो, इसमें निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी की हैं ये। ओके, उत्तर रहने वाला है, ये कविता क्रांति का आह्वान करते हैं। कवि बादलों को गरजने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके स्वर में उत्साहपूर्ण गड़गड़ाहट है। वर्षा से बंजर जमीन
उपजाऊ होती है, ऐसी ही क्रांतिकारी शक्ति कवि के मन में भी है। वे निराश हताश लोगों को उत्साह देना चाहते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह किस मास की शोभा है जिसमें कवि की आँख हटाने पर भी नहीं अड़ती हैं? इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों, फागुन महीने की प्राकृतिक सुंदरता बेहद आकर्षित करती है। क्या है? फागुन महीने की प्राकृतिक सुंदरता बेहद आकर्षित करती हैं। कवि बार बार फागुन की प्राकृतिक सुषमा को देखता रहता है, जिसमें उसकी सौंदर्य देखने की लालसा बढ़ जाती है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल पंक्तियों में किस ऋतु और महीने की शोभा का वर्णन है? इस पंक्ति का भाव अपने शब्द में लिखिए। ओके दोस्तों, उत्तर रहने वाला है, इस पंक्ति में वसंत ऋतु और फागुन मास की सुंदरता का वर्णन है। इसका अर्थ है कि वसंत ऋतु के आगमन पर पेड़ों में नए पत्ते और कोंपले आ जाती हैं, जिससे डालियाँ लाल और हरे पत्तों से भर जाती हैं। ओके, वर्षों के डालियाँ पत्तों से लदे हुए बहुत सुंदर लगती हैं। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है 12वां, अट नहीं रही का क्या अर्थ है और भावार्थ लिखिए। यही कविता थी ना? ओके, तो इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही मस्त उत्तर है भाई दोस्तों इसका। अट नहीं रही का अर्थ है समा नहीं रही, यानी कि समा नहीं रही है। कवि चाहता है कि फागुन के वसंत की सुंदरता हर जगह फैली हुई है, जहाँ देखो वहाँ सौंदर्य है। ऐसा लगता है कि फागुन महीने की वसंत की सुंदरता धरती पर नहीं समा नहीं है। ओके, इसका उत्तर हो गया। अगला 13वां प्रश्न है, फागुन की मस्ती का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो फागुन की मस्ती यानी जो फागुन का महीना है, उस पर मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। मानव मन फागुन की सर्वव्यापी सुंदरता से प्रसन्न होता है। उसकी गंध, रंग और रूप का जादू हर किसी के मन को प्रफुल्लित करता है। यह घरों के हर कोने में फैलता है और लोगों को मद माता है। ओके, मानव मन फागुन खुशी और उत्साह से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है भाई, फागुन में वन उपवन की शोभा कैसे हो जाती है? वन की यानी कि जंगलों की और जो बगीचे हैं उनकी शोभा किस प्रकार से हो जाती है? उत्तर रहने वाला है, फागुन मास में सभी पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों से भर जाते हैं। प्रकृति का रूप सौंदर्य और मनमोहक हो जाता है। ओके, तो हमारे पूरे 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि जो दोस्त यहाँ पर इस वीडियो अंत तक आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 10वीं से रिलेटेड सभी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम।